हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है बच्चों, और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पहले चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर के बीच के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश आपके बीच में रखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला, अगर हम बात करें पहले चैप्टर का, पहला क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था और लगभग हर साल किसी न किसी सेट में जरूर टपकेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कह रहा है बच्चों कि दो आवेशित कणों के बीच की जो दूरी, मान लेते हैं जैसे एक आवेशित कण यहाँ पर रखा है और एक यहाँ पर रखा है, और इसकी दूरी बच्चों है, मान लेते हैं हम क्या है, r है। तो कह रहा है अगर इसके बीच की दूरी अगर हम r/2 कर देते हैं, यानी दूरी अगर हम आधा कर दें, तो बल कितना लगेगा, यानी बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखिए, हमें पता है रसगुल्लों, होता क्या है, कूलाम का नियम होता है, क्या होता है बच्चों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। उसके बाद Q1 Q2 अपन क्या होता है, r²। कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम यही दूरी पर ध्यान से समझिएगा, इसी में बच्चों अगर हम कर देंगे F बराबर हम मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपन इसके स्थान पे r/2 रख देंगे, तो भाई r²/4 हो जाएगा। क्योंकि इसके स्थान पे r/2 रखेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो r²/4 हो जाएगा। ये 4 हम क्या है, बटे का बटे है, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा रसगुल्लों आपका F बराबर, ये हो जाएगा 4 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r²। और इतना पूरा बराबर किसके है बच्चों, ये मान लेते हैं, इसको देखिए F' मान लीजिए आप, ठीक है ना, F'। तो ये क्या हो जाएगा, F' बराबर 4 हो जाएगा, और ये इतना पूरा क्या है, वही तो है, ठीक है ना, ये पूरा मान लेते हैं F के बराबर है, ठीक है ना। तो जो लगने वाला बल होगा वो, अरे इसमें नहीं, लगने वाला जो बल होगा वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो कुछ मत करिए रसगुल्लों, सिंपल सा लॉजिक है। जो लगने वाला बल है वो 1/r², यानी जो लगने वाला बल है बच्चों वो क्या है, इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ से हम डायरेक्टली समझ जाएंगे क्या है, अगर हम दूरी इसी का आधा कर दे रहे हैं तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 4 चला जाएगा, यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम दूरी आधी कर देंगे तो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसी पे कुछ भी दूरी आधी कर दे, 2 गुनी कर दे, 3 गुनी कर दे, 1/3 कर दे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से आप इसको कर पाएंगे। ओके, है ना क्वेश्चन मजेदार। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी बात करें आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है बच्चों, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी क्या है, कोई ये मान लेते हैं क्षेत्रफल है, और कोई क्षेत्रफल है बच्चों, और इसी के अभिलंबवत, ठीक, इसके यानी इस प्लेट के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को ही हम मान लेते हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही अपन क्या बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी फाई ई बराबर ई इंटू ए होता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। मात्रक देखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर इसी को अपन वोल्ट मीटर कह सकते हैं। बात
समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस की प्रमेय लिखिए या गॉस की प्रमेय से क्या तात्पर्य है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या गॉस, इसी को गाउस लिखा रहता है कभी कभार, गाउस का नियम लिखिए, ऐसे भी पूछ सकता है। सो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इसके चक्कर में। ओके, चलिए देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहता है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मान लेते हैं बच्चों क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, यानी कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि उस पृष्ठ पर लगे, यानी इस पृष्ठ पर जो भी आवेश लगता है बच्चों, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, कौन होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। वही तो कह रहा है ना कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या हो जाता है, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके रिपीटेड हैं, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप पेपर और कॉपी लेकर के बैठा करिए और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को छापते चलिए, ठीक है ना। बाकी इसकी पीडीएफ तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन क्या है, जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा रसगुल्लों। एग्जाम के लिए वक्त बहुत ही कम है, ठीक है ना। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज होता है। हमारी तबीयत नहीं ठीक है, उसके बावजूद भी आपको हम रेगुलर वीडियोस दे रहे हैं। और आप अगर हम बात करें, हमारे भाषा से लग रहा होगा जुकाम अब भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो। तो अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। देखिए किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कोई तार है बच्चों, ये मान लेते हैं कोई तार है और तार की मान लेते हैं प्रति एकांक लंबाई, ठीक, तार की प्रति एकांक लंबाई पर जितनी आवेश, यानी इस तार पे जितना आवेश वितरित होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको लेमडा से दर्शाया जाता है, लेमडा बराबर Q/L। मात्रक अगर लिखना चाहेंगे तो भाई क्यों, आवेश का मात्रक कूलाम ना। अगर इसमें ध्यान देना बच्चों, कभी कभार मात्रक भी पूछ लेता है तो मात्रक हम लिख देते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम तो हो जाएगा कूलाम और प्रति, लंबाई का मात्रक मीटर तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक। अब देखिए इसी में एक और आता है पृष्ठ, मतलब यहाँ से देखिए ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, और एक आता है पृष्ठ घनत्व। उसमें क्या होता है, सिग्मा हो जाता है, और जहाँ पे क्यू है क्यू ही रहता है, नीचे एल के स्थान पे ए। उसमें क्या होता है, इसमें क्या है, प्रति एकांक, तार के प्रति एकांक लंबाई पर, उसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल पर होता है। एकांक क्षेत्रफल पर यहाँ पर ए हो जाता है, वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक, और वहां पर लेमडा हो जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए तो रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ घनत्व दो चीजें आता है, और ज्यादातर तो यही रेखीय आवेश घनत्व पूछा गया है। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए या फिर सूत्र लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फार्मूला होता है बच्चों आपका टाउ बराबर PE sin थीटा। ये आपका निगमन करने में भी पूछा जाता है 3 नंबर में, या फिर सवाल जोड़ देगा तो 5 नंबर का भी ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट में 1 नंबर में पूछेगा तो केवल आपको व्यंजक लिखना यानी फार्मूला लिखना होगा। तो फार्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, जहां पर टाउ क्या है, बलाघूर्ण है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, साइन जो थीटा क्या है वो कोण है, ठीक। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी क्या है अब की साल पूछा गया था, और हर साल किसी ना किसी सेट में, क्योंकि 7 सेट लगभग बनते हैं तो भाई किसी ना किसी सेट में तो जरूर आ जाता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है। देखिए अगर हम बात करें बच्चों तो कह रहा है एक कूलाम आवेश में, यानी Q का मान कह रहा है कि 1 कूलाम है। एक कूलाम आवेश में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन
की पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है रसगुल्लों Q बराबर N इंटू ई। एक फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। अगर यहाँ से हम ध्यान दें तो हमें चाहिए N, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। N बराबर हो जाएगा Q अपान ई। लेकिन E का मान तो हमें नहीं पता है। अरे काहे नहीं पता है? E का मान तो होता है बबुआ, E का मान फिक्स होता है। क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वही आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होता है ऋण आवेश में। तो ये क्या होता है? N बराबर Q अपान ए, यानी इस फार्मूले को पक्षांतर करेंगे तो भाई E नीचे आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका N बराबर Q का मान कितना? 1 कूलम, और ये 1.6 × 10⁻⁻19। इसको अपन काटेंगे बच्चों, 1.6 को 1 से काटेंगे 0.625 आएगा। तो ये अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा N बराबर, इसको हम 0.625 × 10, ये माइनस था भाई ऊपर गया प्लस, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? N बराबर 6.25, एक अंक इधर खिसका लो, × 10 कितना हो गया बच्चों? 18। ये संख्या है, इसका मात्रक कुछ नहीं होगा। ये आ गया 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। है ना क्वेश्चन मजेदार? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 6 है। अरे भाई क्या है? अच्छा 6 ये था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमा लिखिए। देखिए सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो पहले हम शॉर्ट को देख लेंगे, फिर लॉन्ग वाले को देखेंगे इसके बाद। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमा क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रक होता है बच्चों कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और विमा होता है M−1 L−3 T की पावर 4 A की पावर 2। ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको अपन क्या यहाँ बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट से इसको दर्शाते हैं। तो ये हो गया बच्चों उसका मात्रक और बीमा। ये आपका बहुविकल्पी में 3-4 साल से लगातार पूछा जा रहा है, कई बार भी पूछा था ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, तो ध्यान देना, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार होता चलेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे चैप्टर के। पहला चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों पहले चैप्टर का, उसको हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। वैसे बात करें 5 नंबर के लिए, भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये अब की बार 3 सेट में पूछा गया था 5 नंबर में। इसका यानी सूत्र का जो निगमन, हमने निगमन भी कराया है। ठीक, आप सर्च मारेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक मोनू सर, आ जाएगा वीडियो। ठीक, बाकी अगर बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है C बराबर K × A एप्सिलॉन नॉट अपान D होता है, जहां पर K क्या है? परावैद्युतांक है। A क्या है बच्चों? ये समांतर प्लेट संधारित्र का जो प्लेट होती है उसका क्षेत्रफल है, और म्यू नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होती है बच्चों, उसकी प्लेटों के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, यानी परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए पहले फार्मूला हमें पता है कि C बराबर K × एप्सिलॉन नॉट अपान D, अभी देखा। और यहाँ से हम बात करें बच्चों, जो C है अनुक्रमानुपाती है K के, और C अनुक्रमानुपाती है A के, C अनुक्रमानुपाती है इसके, और C व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपान D के। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है बच्चों, कह रहा है परावैद्युतांक पदार्थ अगर भर दें तो कह रहा है कि C पर यानी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये अनुक्रमानुपाती है तो इसका मतलब ये होता है रसगुल्लों, अगर C का मान बढ़ेगा तो भाई K का मान बढ़ेगा।
यानी के का मान बढ़ेगा तो सी का मान बढ़ेगा, के का मान घटेगा तो सी का मान घटेगा। तो कहने का मतलब ये अनुक्रमानुपाती है, तो इसके बीच यानी इसका मान बढ़ेगा, यानी परावैद्युतांक पदार्थ अगर हम भर देंगे रसगुल्लों तो क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी साल ये भाई क्या कह रहे हैं, किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। साल तो लगभग हर साल आता है। ठीक, और अब की बात करें बच्चों, इस पे एक न्यूमेरिकल आया था और एक में इस पर निगमन भी पूछ लिया था। ठीक, चलिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है बच्चों यू ई, यानी यू सफिक्स ई बराबर 1/2 यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पर यू ई क्या है बच्चों, ऊर्जा घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि परावैद्युत पदार्थ क्या है। अभी हमने बार बार जिक्र किया कि परावैद्युत पदार्थ भर दें, परावैद्युत पदार्थ भर दें, तो एक्चुअल में परावैद्युत पदार्थ होता क्या है। और ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कई बार पूछा गया है, भले ही अब की बार नहीं पूछा गया था, लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है बच्चों, परावैद्युत पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जो अपने में से यानी अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। भाई साहब कहने का मतलब ये अपने अंदर से धारा नहीं जाने देंगे, लेकिन खुद क्या है, वैद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिक के प्रभाव को दर्शाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, तेल हो गया आदि। ठीक, माइका भी इसी में आता है। तो ये सभी के सभी बच्चों आपके परावैद्युत पदार्थ हैं। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। और बात करें बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी कभार इसको पूछ लेता है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या संबंध है। तो संबंध है बच्चों J बराबर NeVd। अब देखो ये आता कहाँ से, तो इसको थोड़ा अपन समझ भी लेते हैं, क्योंकि J बराबर धारा घनत्व बराबर होता है रसगुल्लों I/A। ठीक है ना, I/A ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, तो J बराबर, ध्यान से देखिएगा, J बराबर होता है, I बराबर होता है NeA V सफिक्स D अपान, ठीक है ना, ये A है तो A रख देंगे, A से A कट जाएगा बच्चों, तो ये आएगा J बराबर आएगा Ne। ठीक, Ne उसके बाद V सफिक्स D। भाई यही तो बचा, तो यही क्या हो जाता है बच्चों, धारा घनत्व। अगर यहाँ से वैद्युत धारा और धारा घनत्व में पूछ ले तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना। अब जहाँ पर J क्या है, धारा घनत्व है, N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है बच्चों, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, Vd क्या है, V सफिक्स D यानी इसको कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर A क्या था, क्षेत्रफल था। तो ये हो जाता है आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। फिर से समझ लेना, J क्या है, धारा घनत्व, V सफिक्स D क्या है, अनुगमन वेग, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी जो हमने सैंपल इसको बोला आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है भाई साहब, इम्पोर्टेंट में भी है। और अब की बार तो ये एक सेट में अब की बार 3 नंबर में पूछ लिया गया था। भाई 1 नंबर वाला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया था और बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में ये बहुत लेंदी दिया रहता है, लेकिन हम आपको एकदम रामबाण तरीका बताएंगे इसको हल करने का। देखिए, धातु के किसी तार की लंबाई अगर खींचकर 2 गुनी कर दी जाए,
तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब कोई धातु का तार है, ठीक, और उसी मतलब उसकी लंबाई को अपन खींच करके क्या कर दें, दोगुनी कर दें, तो इससे तार का जो नया प्रतिरोध होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। भाई हम कैसे समझ लें कि 4 गुना हो जाएगा, तो चलिए हम बताते हैं। फार्मूला होता है रसगुल्लों, नया प्रतिरोध बराबर होता है फार्मूला n² गुणे पुराना प्रतिरोध। अब यहां से आप चाहे पुराना प्रतिरोध निकालिए इस फार्मूले से बच्चों, चाहे नया प्रतिरोध निकालिए, चाहे तार की लंबाई। जहां पर n क्या है, इलेक्ट्रॉन वगैरह की संख्या को नहीं दर्शाएगा, यानी n यहां पर क्या है, लंबाई से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, यहां n क्या है, ये लंबाई, ठीक है ना, लंबाई यानी जो भी आपका गुना वाला होगा उसकी लंबाई के गुना को दर्शाता है, यानी कितना गुना है कि संख्या ही, यानी वो लंबाई को बताएगा कि लंबाई खींचकर कितना गुना कर रहा है ना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो वहीं रखेंगे। भाई 2 गुना कह रहा था तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे चाहे 1/3 कर दे, 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, अगर 3 गुना कर देगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो भाई लंबाई 9 गुना, मतलब प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। या फिर दे देगा पुराना प्रतिरोध 4 देगा और इसका 2 गुना कर देगा खींच के, तो भाई 9 चौके 36 ये ओम हो जाएगा। तो कुछ भी कर सकता है, पुराना प्रतिरोध का मान देकर के नया प्रतिरोध पूछ सकता है। तो इसी फार्मूले की मदद से अपन बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, आगे क्वेश्चन को फिर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन तो भाई साहब अब की बार समझ लीजिए तहलका मचा करके रख दिया था। ये क्वेश्चन बच्चों अगर हम बात करें 3 सेट में आया था कि गतिशीलता किसे कहते हैं, और बहुत सारे बच्चे इससे परेशान हो गए थे भाई क्वेश्चन कहाँ का है। अरे रसगुल्लों एकदम आसान है कि गतिशीलता किसे कहते हैं, विद्युत धारा वाले चैप्टर से, यानी तीसरे चैप्टर का ही है। गतिशीलता है क्या कि किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही कहते हैं गतिशीलता, यानी म्यू बराबर v∗d अपॉन ई। v∗d क्या है बच्चों, अनुगमन वेग है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसी के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, गतिशीलता, इसे म्यू से दर्शाते हैं। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब है यहाँ से अगला चैप्टर, यानी चौथे चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी है उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। ये कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो फार्मूला होता है बच्चों F बराबर QVB sin थीटा, जहाँ पर क्यों क्या है, कण का आवेश है बच्चों, कण का आवेश, यानी कण पर आवेश आप लिख सकते हैं, ठीक। और v क्या है बच्चों, ये है कण का वेग, क्या है, कण का वेग है। और b क्या है रसगुल्लों, तो b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और क्या है ये साइन थीटा, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जितने अंश से ये प्रवेश करेगा यानी बल इस पे लगेगा, वही क्या होता है, ये थीटा दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। और बात करें इससे संबंधित एक क्वेश्चन की पूछा था, लॉरेंस बल या लॉरेंज बल जिसको कहते हैं, तो यही है, लॉरेंज बल भी इसी को कहते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसी को अपन लॉरेंज बल भी कहते हैं। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। समझ में आ गया। और लॉरेंज बल का फार्मूला भी यही है, तो इसी बल को लॉरेंज बल भी कहते हैं, ठीक। समझ में आया कि अगर पूछ लिया लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो यही आप लिखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे 16वां प्रश्न है बच्चों कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। बात करें बच्चों, ये अब की बार अगर हम देखें तो ये 3 सेट में आया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो फार्मूला होता है F/L बराबर μ0/2 पाई I1I2/R, या इसी को इस तरह से लिखता है बच्चों, F बराबर होता है μ0/2 पाई यहाँ से I1I2/R, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे L कर देता है। यही पे जो L है इस इधर रख देता है। प्रति एकांक लंबाई पर कहेगा तो इस तरह से लिखना है, और बाकी अगर वैसे पूछ लिया जाए तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। बाकी दोनों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, है वही चीज। और जहां पर क्या है, F क्या है, बल है, L क्या है, प्रति एकांक लंबाई है, I1 I2 क्या है, तो दो समांतर धारावाही जो तार है, यानी जो दो तार है बच्चों, इसी में बहने वाली ये क्या है, I1 I2 क्या है, इनमें बहने वाली क्रमशः धाराएं हैं, ठीक। R क्या है, तो तार के बीच की जो दूरी होती है। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला चैप्टर है, यहाँ से 5वां चैप्टर है बच्चों, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इस चैप्टर में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो भी है मज़ेदार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 3 से 4 बार लगातार पूछा गया है। हालांकि अब की बार नहीं आया था, लेकिन अब की बार यानी 2023 में आने की पूरी संभावना, इसलिए अच्छे से देख लेना कि चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, ठीक। ध्यान से समझिए, किसी स्थान पर, कोई स्थान है बच्चों, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। यानी क्या है, कोई स्वतंत्रता पूर्वक, मान लेते हैं कि जैसे कोई स्वतंत्रता पूर्वक, जैसे ये क्या है, कंपास सुई है बच्चों, ठीक। तो स्वतंत्रता पूर्वक जो चुंबकीय सुई है वो वही तो कह रहा है ना कि अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से, भाई इसके जो अक्ष है, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर, यानी अब देखिए ऊर्ध्वाधर, भाई ऐसे होता क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है आपका कि कह रहा है कि किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। यानी किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक विधि है, क्या है, धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यानी इस धारामापी को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो बच्चों एमीटर और वोल्ट मीटर का रूपांतरण, मतलब इसमें धारामापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण हो जाएगा। कब? जब हम धारामापी को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। ये 6वें चैप्टर का है। अगर हम चैप्टर बात करें तो ये है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। इसमें जो है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए, कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व विमा लिखिए। तो मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और विमा की बात करें तो क्या होता है ml² t के घात 2 a की घात -1 यानी a इनवर्स। या इसी को देखिए मात्रक में या वेबर भी कहते हैं। वेबर ज़्यादा बच्चे याद रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर जब भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों तो इस तरह से ये मात्रक आपका देता है। और ये अब के साल भी मात्रक में पूछा गया था। तो मात्रक में न्यूटन मीटर प्रति एम्पेयर करके आता है, या फिर वेबर भी आएगा, तब भी इसी का मात्रक है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। एक बात और, थोड़ा इसमें और एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें, एक होता है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है ना, एक स्वप्रेरण गुणांक और एक अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक, अगर
इन पे बात करें बच्चों तो इसका मात्रक वीमा परिभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई साल से लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन उसको हमने यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि आपका ये 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। इसके लिए हमने जो महत्वपूर्ण आपके जो 18 क्वेश्चन लाया है, अगर बात करें, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए। उसमें क्या है, पूरे फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण 18 क्वेश्चन को रखा है, उसमें हमने इसके मात्रक, परिभाषा, वीमा, सब चीज़ों को हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये बात करें बच्चों प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में अगर हम बात करें बच्चों तो ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा धारा के शिखर मान में क्या संबंध है। तो फार्मूला होता है आई आर एम एस बराबर, देखिए आई आर एम एस का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग माध्य मूल मान, ये होता है आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे रूट 2। आई नॉट क्या है, ध्यान देना, आई नॉट क्या है बच्चों, ये है धारा का शिखर मान। अभी यहाँ पर भी तो लिखा है ना, ये क्या है, शिखर मान किसका, धारा का, ठीक है ना, यहाँ पर भी तो लिखा है धारा का शिखर मान। और आई आर एम एस क्या है, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक। तो ये होता है संबंध। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इसमें इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यानी एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और अब की साल भी 2 से 3 सेट में पूछा गया था। उसमें किया क्या था, इसी का मान दे दिया था, यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान ऐसे √2 करके पूछ लिया था, और शिखर मान पूछ लिया था। भाई अगर मान यहाँ पर दे देगा, मान लेते हैं √2 आ गया, तो आई नॉट करेगा तो तिरिया गुणा करके हम √2 का हो जाएगा 2, यानी आई नॉट बराबर 2 आ जाएगा। तो सिंपल सा बच्चों, इसी पे कुछ भी देकर के पूछ सकता है। भाई आई नॉट देकर यानी शिखर मान देकर के वर्ग माध्य मूल मान पूछ सकता है। तो इसीलिए बच्चों हमने इसके क्या है, संबंध को लिखा है, ताकि इस पे जो भी क्वेश्चन बने आप वैल्यू रख करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या कह रहा है कि एलसीआर परिपथ में, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो cos फाई बराबर होता है R अपान रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर XL माइनस XC इसीलिए दिया है क्योंकि LCR है, ठीक। यहाँ पे RL परिपथ अकेले होता तो भाई यहाँ पे केवल हम XL का स्क्वायर करते नीचे, ठीक। या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, cos फाई बराबर, ठीक, cos फाई बराबर इसको लिख सकते हैं R अपान Z। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चों ये Z जो है प्रतिबाधा, और LCR परिपथ में प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है, ठीक है ना, जो Z बराबर होता है किसमें, LCR परिपथ में, वो होता है रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा बच्चों होता है आपका रूट में। तो ये क्या होता है, प्रतिबाधा। अगर यहाँ से प्रतिबाधा के लिए भी व्यंजक पूछ ले तो इस तरह से हो जाएगा। LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है Z बराबर रूट में R², ठीक, प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये होता है प्रतिबाधा के लिए व्यंजक। ओके, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध या श्रेणी क्रम में जुड़े LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। यानी कब LCR परिपथ में देखिए प्रतिबाधा का मान कब होगा बच्चों, मतलब क्या हो जाएगा, और कब अनुनाद की स्थिति में, यानी जब अनुनाद की स्थिति पैदा होगी ऐसी सिचुएशन में LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, प्रतिबाधा बराबर प्रतिरोध है, यानी Z बराबर R हो जाता है। और बात करें अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद की स्थिति किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा रसगुल्लों, बहुत बार पूछा गया है अनुनाद। परिभाषा हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं
आप लिख लीजिए। अनुनाद क्या कहते हैं कि एक विशेष स्थिति के लिए LCR परिपथ में जो प्रतिबाधा का मान होता है वो प्रतिरोध के मान के बराबर होता है, उसी को कहते हैं अनुनाद की स्थिति। हमने क्या बताया, रिकॉल करिए, फिर से एक बार समझिए कि एक विशेष स्थिति के लिए, एक विशेष स्थिति, और स्थिति मतलब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक विशेष आवृत्ति के लिए। ठीक, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ध्यान से सुनिए कि एक विशेष आवृत्ति के लिए LCR परिपथ में, क्या बताया, एक विशेष आवृत्ति के लिए LCR परिपथ में जो प्रतिबाधा का मान होता है बच्चों, वो प्रतिरोध के मान के बराबर होता है, इसी को कहते हैं अनुनाद की स्थिति। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 23। वैसे ये 8वें चैप्टर से है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग, और इसमें का तो भाई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे जिसमें का पूछा जाए या फिर ना पूछा जाए, इसमें से जरूर आता है क्वेश्चन, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग में देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए केवल 2 गुण लिखा है, बाकी हम और भी बता देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है, पहला, ये प्रकाश की चाल से चलती है। कौन, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं बच्चों, वो प्रकाश के चाल से चलती हैं, यानी जिस चाल से प्रकाश चलता है उसी चाल से वैद्युत चुंबकीय तरंगे चलती हैं। दूसरा है, ये तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला क्या है बच्चों, ध्यान से देना कि ये निर्वात में भी चल सकती हैं। आप ऐसा लिख सकते थे, ये निर्वात में भी चल सकती है, अर्थात इनके चलने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि इन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये तरंगे क्या है कि त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। और ये क्या है, चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र का विभाजन करती हैं। तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमने क्या है 2 गुण लिखा है। शॉर्ट क्वेश्चन में केवल इतना ही आता है। बाकी हम जो वीडियो कह रहे हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है, वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर वाले हैं, उसमें हमने इसके गुण को अच्छे से समझाया है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये कह रहा है, ये क्वेश्चन अब की साल भी पूछा गया था, और आई थिंक ये किसी ना किसी सेट में तो लगभग देखने को मिल ही जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर भाई जरूरी नहीं कि 1 एंगस्ट्रॉम, कुछ भी दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 400 दे सकता है, 500, कुछ भी। तो 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मेरे रसगुल्लों इसको कैसे सॉल्व करना, 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, यानी जो लैम्डा का मान दे रखा है भाई साहब, वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। हमको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, और आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं अपन, न्यू का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है कि न्यू बराबर C/λ। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, न्यू बराबर C का मान क्या है बच्चों, C का मान कितना होता है, C क्या है, प्रकाश की चाल, और इसका मान होता है 3 × 10⁸। और ये क्या है, लैम्डा का मान दिया है 10⁻⁻10, और यही जब ऊपर चला जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा न्यू बराबर 3 × 10⁻। भाई ये 8 है, ये माइनस का 10 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 10, और ये कितना हो जाएगा 18। भाई ये 10 और 8 18, इतना हर्ट्ज। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू बराबर कितना, 3 × 10⁸ हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इस पे अब चाहे जितना क्वेश्चन दे बच्चों, वैल्यू इधर उधर करके आप घबराना मत, आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों, यानी 4 किरणें हैं, ठीक है ना। कौन कौन है, रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं और सूक्ष्म तरंगे। तो कह रहा है कि इनके
यानी इनको क्या करना है कि तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लिखना है बच्चों। और ये क्वेश्चन भी अब की बार पूछा गया था 2 से 3 सेट में। हमने पहले भी बताया है कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है और सबसे ज़्यादा यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम आपको सेट करने को, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अगर इनको यानी रेडियो तरंगों को, एक्स किरणों को, गामा किरणों को और सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के, ध्यान देना बच्चों यही मेन चीज़ है, यहाँ पर क्या कह रहा है वो मायने रखता है, ठीक है ना। तो तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले होगा सूक्ष्म तरंगे, ठीक। ध्यान देना ये बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, घटता हुआ क्रम है। तो सूक्ष्म तरंगे हैं, फिर उसके बाद एक्स किरण है, फिर है बच्चों आपका गामा किरण है, फिर है रेडियो तरंग, ठीक। तो ये क्या है देखिए जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा है। तो भाई अगर हम इधर देखेंगे ये छोटा है, तो इससे बड़ा क्या है, ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये। तो इधर से देखेंगे बढ़ता क्रम, तो इससे इधर से देखेंगे तो घटता क्रम, है ना। तो ये क्या है बच्चों, इधर से इधर घटता क्रम है, इधर से इधर बढ़ता हुआ क्रम। तो यही तो कह रहा है ना, इनके तरंग दैर्घ्यों का घटता हुआ क्रम में लिखना है। तो ये इनका घटता हुआ क्रम है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ बच्चों, वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटना पड़ता है, फिर जाकर के हमें इस तरह से अपने हैंड राइटिंग नोट्स तैयार करने होते हैं। सो प्लीज़ बच्चों इस मेहनत के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। और बात करें इसकी PDF बच्चों, बहुत ही जल्द, आप लोग परेशान मत होया करें, बहुत जल्दी कमेंट करने लगते हैं सर PDF नहीं मिली, थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन क्या है बच्चों की PDF इसको मतलब इसकी PDF आपको जरूर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहां इसकी PDF को भी आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।